पहले मैंने आपको डे 1 में और डे 2 में मैंने आपको बताया था कि डे 1 में हम कैसे पाकिस्तान से निकले और पाकिस्तान निकल के कैसे हम क्या कहते हैं बॉर्डर तक पहुँचे, और डे 2 में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान बॉर्डर से लेके किस तरह हम ईरान तुर्की के बॉर्डर तक हम पहुँचे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम माकू पहाड़ी से तुर्की में एंटर हुए और तुर्की से एंटर होकर किस तरह हम इस्तांबुल पहुँचे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो ईरान का बॉर्डर है वो दो तरह के बॉर्डर हैं, जहाँ से ये जो लोग हैं पाकिस्तानी अफगानी जितने भी जो क्रॉस करके तुर्की में एंटर होते हैं। एक माकू पहाड़ी है और इसकी बुलंदी इतनी ऊपर है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बुलंदी है इसकी। और दूसरा एक रास्ता कान्या वाला रास्ता। कान्या वाले रास्ता का ये वो चीज़ है कि जहाँ पे आधा बंदा जो ना डूबा होता पानी में, और ये छोटा सा एक नाला है, तकरीबन 8, 9, 10 फीट का ये नाला है, जिसकी चौड़ाई इसकी इतनी 8, 9, 10 फीट। और इस नाले को क्रॉस करके दूसरी सरहद जो है ना वो तुर्की की सरहद स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमें हमारे एजेंट ने जो रास्ता इख्तियार करवाया था वो था माकू पहाड़ी का रास्ता। आखिरी दिन जब हम शाम का वक्त हुआ, हम आखिर वाले घर पे थे, वहाँ पे उसने हमें खिलाया, अंडे और रोटी थी वो खिलाया। बाद हमें अब उसने कहा कि चलो आज रात को आपने निकलना है तो आप तैयारी करो। मैं था और मेरा दोस्त, हम 2 लोग थे, और उस सेफ के अंदर कुछ लड़के और भी थे जो अफ़गानी थे, वो वापस जा रहे थे। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो बाय रोड वापस भी जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान तुर्की से दोबारा वापस अपने अपने मुल्कों में बाय रोड भी जाते हैं। लेकिन हम आगे जाने के लिए थे, वो वापस जाने के लिए थे। वापस जाने वाले तो चले गए, हमने जाना था आगे। जैसे ही शाम का वक्त हुआ उसने हमें घर से बाहर निकाल के उसने एक जगह पे हमें बिठा दिया छुपा के कि अभी कुछ ही वक्त में यहाँ पर गाड़ी आएगी और गाड़ी आपको लेके चली जाएगी। हम अभी वहाँ पे आगे बैठे ही थे कि अचानक एक गाड़ी आई, वो रुकी। हमें लगा शायद हमारी गाड़ी आई है, लेकिन वो हमारी नहीं, वो पुलिस की गाड़ी थी। उसको किसी ने पहले से इत्तला कर दी थी कि यहाँ पे मुसाफिर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से मुसाफिर उठाए जाएंगे। और उसने क्या किया, जिस घर में हम थे, हम तो घर से निकले हुए थे, उन्होंने उस घर पे छापा मारा। कुछ लोग पहले वहाँ पे बैठे हुए थे जो वापस जाने के लिए बैठे हुए थे, उन लोगों ने उनको भी पकड़ लिया। और उनको पकड़ने के बाद साथ में क्या कहते हैं, वो जो घर वाले थे उनको भी पकड़ के वो ले गए। अब हमें जो बंदा वहाँ पे लेके आया हुआ था वो हमारे पास ही था। उसने कहा आप बेफिक्र हो, आपको टेंशन नहीं है। उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, लेकिन आप बेफिक्र होकर यहाँ पे बैठो, कुछ देर में गाड़ी दोबारा आएगी और वो आपको लेके सीधा बॉर्डर पर चली जाएगी। 1 से 1.5 घंटा हम वहाँ पे बैठे रहे। 1.5 घंटा बैठने के बाद रात के 11, साढ़े 11 का टाइम था कि गाड़ी आई। जैसे गाड़ी आकर रुकी, हम स्पीड से उस गाड़ी में जाकर बैठे, ठीक है। जैसे बैठे, 2 बंदे पहले अंदर बैठे हुए थे जो मंडी के थे। उनके साथ बैठने के बाद हमें वो सीधा पहाड़ी के पास ले गए। पहाड़ी के पास ले गए, 1-1.5 घंटे के अंदर पहाड़ी से उसने उतारा तो उसने कहा फ़ौरन से आप नीचे चले जाओ, नहीं तो पुलिस पीछे आ जाएगी। हम फटाफट नीचे उतरना शुरू कर दी, पहाड़ी के नीचे रिंगते हम नीचे आ गए। नीचे आए, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, मुसाफिर, इतने मुसाफिर वहाँ पे बैठे हुए थे कि गिनती में नहीं थे आते। और रात का टाइम था और नज़र किसी को भी कुछ नहीं था। उस ईरानी टैंकर ने हमें क्या किया, चलाना स्टार्ट कर दिया। हम सब लोग एक कतार में इकट्ठे उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। चलते रात 1 का टाइम हो गया। हम माकू पहाड़ी के पास पहुँच गए। उस पहाड़ी के नीचे उसने बिठा के हम सबको बताया कि यहाँ पे किसी ने शोर नहीं करना, किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने किसी किस्म की भी कोई खुराक नहीं करनी, और मेरे पीछे किसी साहब ने चलते रहना है। और ये पहाड़ी आपने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते रहना है। हम वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहाड़ी ऊपर चढ़ते रहे। ऊपर जाके उसने बताया, एक दफ़ा फिर हमें दोबारा बताया कि इस पहाड़ी के ऊपर लगी हुई है तार, और साइड पर बना हुआ है छोटा सा ब्लॉक, जहाँ पे तुर्की की आर्मी बैठी हुई है। एक साइड पे तुर्की की आर्मी थी और दूसरी साइड पे क्या कहते हैं, ईरान की आर्मी बैठी हुई थी। उसने कहा इसके दरमियान में तार है, जैसे ही रात को 1-2 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम होगा, तो वो क्या होगा कि वो सब सो जाएंगे या रेस्ट करेंगे, बाहर नहीं आएंगे। उस वक्त मैं तार के ऊपर क्या एक कंबल डालूंगा, कंबल के ऊपर से आप सब ने छलांगे लगा के दूसरी तरफ भागना शुरू कर देना, किसी ने भी पीछे नहीं देखा। तो क्या हुआ, उसने इसी तरह किया। और जैसे उसने कंबल डालते ही साथ ही सब ने भागना शुरू कर दिया। और तकरीबन 150 से 200 लोग थे, जिसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, सभी थे। हम सब ने भागना शुरू कर दिया। भागते हम सीधा नीचे जाते गए। और आगे जब हम सब उतर गए नीचे उतरते क्या हुआ, हमने देखा कि वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी आगे से आ रहा है। 1 या 2 बंदे थे, अंधेरा था, इतना नजर नहीं था आ रहा। हम सब डर के भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसने आवाज़ दे के हम सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके बताया कि नहीं, हम खुद ही हैं, हम आगे से आपको लेने आए। उसने फिर इकट्ठा करके उनके हैंड ओवर किया। यहाँ तक उस टैंकर का सफ़र था जिसने हमें सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करवाना था। आगे से दूसरा टैंकर था जो जिसे रहबर कहते हैं, जिसे कहते हैं गाइडलाइनर,
उस दूसरे बंदे ने हम आगे से हमें चलाना स्टार्ट कर दिया। अब उस बंदे ने हमें लेके आगे हम क्या कहते हैं तुर्की की सड़क से लेके हमें आगे लेके जाना शुरू किया, जो वो था कुर्दा। अब उस कुर्दे ने हमें स्टार्ट किया वहाँ तुर्की की सड़क से लेके हमें आगे पहाड़ों तक ले गया, जहाँ से क्या कहते हैं तुर्की का मेन सफ़र स्टार्ट हो जाता है। वहाँ तक हमें लेके गया, सुबह के 8-9 बज के वहाँ जाके एक पहाड़ी को उसने हमें बैठाया और नीचे घोड़ों की बंदरगाह थी, जहाँ पे घोड़े बांधे हुए थे और कुछ क्या कहते हैं वहाँ पे ऑलरेडी पहले से भी मुसाफिर बैठे हुए। और वहाँ पे हम सुबह 9 बजे तक बैठे। आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पे इतना खस्ता हाल था लड़कों का कि किसी के पाँव में जूती नहीं थी, किसी के पास खाने को कुछ नहीं था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, और सर्दी वहाँ पे बेशुमार सर्दी थी उस पहाड़ी पे। अब वहाँ पे हम 10 बजे का टाइम हो गया था। 10 बजे के बाद हमें क्या कहते हैं आगे से फिर एक कुर्दा आया, उसने हमें दूर से एक सीटी मारी, गाड़ी का इशारा किया कि आ जाओ, गाड़ी आ गई है। सब लड़कों ने भागना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ये होता था कि सीटें बहुत कम होती हैं और जो पहले बैठ जाता है बस वही बैठता है और बाकी सबको खड़े रहना पड़ता है। अब वो गाड़ी थी तकरीबन 10-12 लोगों के लिए, लेकिन उस गाड़ी में उस बंदे ने सब क्या कहते हैं सब लड़कों को एक साथ घुसा दिया, जिनमें 25 से 26 लड़के थे उस गाड़ी में घुसा दिया। वहाँ पर भी उसने ग्रुप कर लिए थे, क्योंकि 200-250 लोग थे, हर एक को ग्रुप में डिवाइड कर लेगा, ये ग्रुप उस जगह पे जाएगा, ये ग्रुप उस जगह पे जाएगा। और हमारा जो ग्रुप था 20 से 30 लड़कों का, उस ग्रुप को हम एक गाड़ी में डाल के हमें चलना स्टार्ट कर दिया। और वो गाड़ी चलते 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 दोगो ब्यास के पास आ गई। दोगो ब्यास तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे थी, वहाँ पे उतार दिया। वहाँ पर एक नाला था, उस नाले के पास उतार के उसने कहा था कि उस नाले पर उतार के उसने हमें गाइड किया कि ये 5 लड़के फलां बंदे के साथ जाएंगे, 5 लड़के वहाँ जब जाएंगे, 5 बंदे उस बंदे के साथ जाएंगे। हमें भी अलग कर दिया, हमें बताया कि आपने इस जगह पे जाना है, वो सामने दूर जाके घर है, वो सामने बंदे खड़े होंगे, उनके पास जाके आपको वो सीधा आपकी सेफ में ले जाएंगे, जहाँ पे आपकी पेमेंट होगी, वो पेमेंट होने के बाद आपको सीधा इस्तांबुल छोड़ देंगे। अब हमने चलना स्टार्ट कर दिया। 2-3 किलोमीटर चल के आगे जाके वहाँ के बंदे खड़े थे। उन बंदों ने हमें क्या किया, पहले एक घर में खाली जगह पे लेके गए, वहाँ बिठा कर उसने कहा क्या चाहिए आपको। हमने बताया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा आपको सिम चाहिए, आप सिम लें और सिम लेके आप अपने घर रब्ता करें और अपनी जो पेमेंट है वो क्लियर करवाएं। पेमेंट क्लियर करवा के अपने एजेंट से और आप आगे जा सकते हैं तुर्की। हमने उससे सिम ली, उसने सिम का रेट बताया 130 लीरा। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हमने कहा कि भाई हम इतने पैसे नहीं दे सकते। हमने उसको 80 लीरे दिए, 80 लीरे दे के और हमने उससे वो सिम खरीद ली। और वो मैं आपको बताता जाऊँ, वो जो तुर्की की सिम जो दोगो ब्याज से क्या कहते हैं बॉर्डर पे मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना चलती है। 1 महीना चलने के बाद वो खुद ये सिम पीछे से बंद कर देते हैं। मजबूरी थी सिम लेना, अगर सिम ना भी लें तो टेंशन नहीं है, लेकिन हमें किसी गाइड नहीं था किया, हमें हमारी मजबूरी थी वो सिम लेना। हमने वो सिम ली 80 लीरे दे के, और सिम लेने के बाद हमें वो सीधा सेफ के अंदर ले गए, दोगो ब्याज सेफ के अंदर, जिसे कहते हैं घर है हम अपनी ज़ुबान में, लेकिन तुर्की में वो उसे कहते हैं सेफ। वहाँ ले जब जैसे हम पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद और हमें क्या कहते हैं भूख की बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। सबसे पहले उन्होंने हमें खाना खिलाया। खाने में क्या था, एक सोमी थी जिसे हम ब्रेड कहते हैं, बंद कहते हैं, और साथ में अंडा था। अंडा दिया और सोमी दी। वो खाने के बाद अब उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर रेस्ट करो, मुश्किल नहीं है, आप एक दिन रेस्ट करो, कल हम आपके एजेंट से बात करवाएंगे, और एजेंट से बात करने के बाद आप क्या कहते हैं आगे आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। पेमेंट क्लियर होने के बाद हम आपको इस्तांबुल छोड़ देंगे। हमने दूसरे दिन अपने एजेंट से बात की और तीसरे दिन हमारी पेमेंट क्लियर होगी। पेमेंट क्लियर होने के बाद उसने हमें फिर भी नहीं छोड़ा। उसने वहाँ पे 7 से 8 दिन उस सेफ के अंदर रखा। वो सेफ ऐसी थी कि जैसे एक झोंपड़ी नहीं कहते, जैसे हम पाकिस्तान में देखते होंगे झुग्गियाँ जो होती हैं, वो झुग्गियों वाली जगह पर उन्होंने हमें रखा 7-8 दिन, जहाँ पे ना हम नहा सकते थे, कि बस हमें वहाँ पे हमें स्टे करना पड़ा। 8 दिन हमने स्टे किया और मजबूरन हमने दोबारा अपने एजेंट को फ़ोन किया कि आपकी मेहरबानी हमें यहाँ से निकलवाओ। वहाँ अब जो मैं आपको इस सेफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब बंदा दोगो ब्याज सेफ में आ जाता है तो जो हमारा पाकिस्तानी एजेंट होता है उसके बाद उसका लिंक होता है ईरानी एजेंट के साथ। जो ईरानी एजेंट होता है, ईरानी एजेंट का काम होता है कि आपको दोगो ब्याज सेफ से निकलवा के इस्तांबुल पहुँचाए। पाकिस्तानी एजेंट का जो काम है वो पेमेंट लेता है, वो पेमेंट लेके आगे ईरानी एजेंट को देता है, और जो ईरानी एजेंट होता है वो एजेंट पेमेंट लेके आगे क्या कहते हैं जो तुर्की के एजेंट है, जो लोग तुर्की के लोग हैं जिन्होंने हमें अपने घर में रखा था, उनको पेमेंट क्लियर करता है। फिर वो आगे से गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठा के सीधा आपको दोगो क्या कहते हैं इस्तांबुल छोड़ते हैं। अब हमारी जो पेमेंट हुई, हमारी पेमेंट होने के बाद 8 दिन हमें वहाँ रखा और मजबूरन हमें उनको फोर्स करना पड़ा कि हमें यहाँ से निकलवाएं। उन्होंने कहा कि आगे कंट्रोल है, पुलिस है, नहीं जाने देंगे, पकड़ी जाएगी गाड़ी, ये हो जाएगा वो। हमने कहा कि नहीं भाई हमें यहाँ से निकालो, हम 8 दिन हो गए, हमने पेमेंट भी करवा दिया, अभी तक आपने हम लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है। तो खैर उन्होंने हमारी बात को सुन ली, हमारी बात को मान लिया, हमें वहाँ से निकाला
और लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी हमारे साथ क्या कहते हैं क्या धोखा किया कि हमें इस्तांबुल नहीं लेके गए। छोटी सी गाड़ी में दोबारा उन्होंने 20 से 35 लड़के डाले, जहाँ पे 20 लड़के आते थे उन्होंने 35 लड़कों को घुसा के उस गाड़ी में, छोटी सी गाड़ी में 35 लड़कों को घुसाया और घुसा के हम उस गाड़ी में सिर्फ खड़े थे और 6 घंटे वो गाड़ी चलती रही। 6 घंटे गाड़ी चलने के बाद दोगोबिया से सीधा इस क्या कहते हैं एर्जुम पहुंची। एर्जुम पहुंचने के बाद वो बिल्कुल सामने टर्मिनल था जिसे कहते हैं बस टर्मिनल। उस टर्मिनल के पास उसने गाड़ी रोकी, एक खंडरवाल जगह पे एक घर था, वहाँ पे उसने कहा आप स्टे करो, यहाँ पे एक और गाड़ी आएगी आपको ले जाएगी। जैसे ही वो हमें छोड़ के गया, छोड़ के जाने के बाद आधे घंटे के बाद वहाँ पे तुर्की की आर्मी आ गई। और आपको मैं बताऊँ कि तुर्की की आर्मी इतनी अच्छी आर्मी थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे वो आए सबसे पहले उन्होंने आते ही हमारे साथ सलाम लिया। सलाम लेने के बाद उन्होंने हमारा हाल पूछा, हमने अपना हाल बताया और उन लोगों ने हमसे पूछा कि आपके पास कोई भी हथियार है, मोबाइल है, पावर बैंक है, चार्जर है, जो कुछ भी आप सब निकाल कर रख दें और आपको किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हम आपको यहाँ से कैंप में लेके जाएंगे। उन्होंने गिनती करने के बाद ये सब कुछ पूछने के बाद, नाम पता पूछने के बाद सीधा हमें कैंप में ले गए। कैंप में लेके जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने हमारा नाम लिखा, हमारे फिंगर लिए, हमारा ब्लड टेस्ट लिया। ब्लड टेस्ट लेने के बाद उन्होंने सब कुछ करके एक पेपर दिया और हमें साथ ही जो अपना कैंप था कैंप में रख दिया। और एक टाइम का खाना सुबह देते थे और एक टाइम का खाना शाम को देते थे। इस तरह उन्होंने हमें 5 दिन उस कैंप में रखा, एर्जुम कैंप में। 5 दिन कैंप में रखने के बाद उन्होंने हमें एक पेपर बना के दिया। उन्होंने कहा कि ये आपका स्टे है और अब आप इस्तांबुल जा सकते हैं। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन से बाहर आए, कैंप से बाहर निकले, कैंप से बाहर निकलने के बाद मेरे पास तो जो सिम थी वो सिम क्या कहते हैं उसमें बैलेंस नहीं था। जो दूसरा मेरा दोस्त है उसके पास बैलेंस था। उस दोस्त ने क्या कहते हैं रब्ता किया हमारे एजेंट के साथ। उसने कहा आप बेफिक्र हो, मैं अभी आपके ऑनलाइन टिकट्स करवाता हूँ, आप इस टर्मिनल से बैठो और सीधा आपको ये टर्मिनल इस्तांबुल उतार देगा। हमने इस्तांबुल की टिकट्स करवाई, ऑनलाइन टिकट्स हुई। जैसे हम टर्मिनल पर गए वहाँ पर टिकट करवाई। टिकट करवाने के बाद हमें वो बस में बैठाया गया रात के वक्त, ठीक है, रात को 2-2:30 बजे का टाइम था। हम बस में बैठे और वो बस सीधा हमें इस्तांबुल लेके जाने लग पड़ी। जैसे हम इस्तांबुल जा रहे थे उन्होंने हमारा स्टे पेपर चेक किया, लेकिन उन्होंने बताया कि आप हम डायरेक्ट इस्तांबुल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर हम आपको इस्तांबुल लेके जाएंगे हमारे लिए पुलिस का प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए उन्होंने हमें गिब्जे में उतार दिया। जैसे ही वो गिब्जे में उतारा, मैंने दोबारा अपने जो दोस्त था इस्तांबुल में उससे रब्ता किया। उससे मैंने कहा कि हमें ये इस्तांबुल नहीं लेके आ रहे, हमें ये गिब्जे में उतार रहे। उसका भी दोस्त था गिब्जे में, उसने गिब्जे में रब्ता किया अपने दोस्त से। उसने कहा बेफिक्र हो जाओ, ये तो आपका दोस्त आ रहा है, इसको मैं रिसीव करता हूँ, मैं 1-2 दिन घर में रखूँगा, खिलाऊँगा और फिर दोबारा आपको इस्तांबुल की तरफ इसको मैं भेज दूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि तुर्की इस्तांबुल का असूल है कि जो बंदा भी जिसको रिसीव करता है वो रिसीव करने के पैसे लेता है। जिस बंदे ने हमें रिसीव किया था उस बंदे ने मेरा जो दोस्त था उससे पैसे लिए थे, तकरीबन 300 लीटर लिया था, मेरा भी और मेरे दोस्त का भी। कहते हैं गिब्जे में पहुँचे, गिब्जे में पहुँच के उस दोस्त ने हमें रिसीव किया, ठीक है, रिसीव बड़ी एहतियात के साथ उसने हमें रिसीव किया, ठीक है। रिसीव करने के बाद वो सीधा हमें अपने घर ले गया। अपने घर लेने के बाद उसने 2 दिन हमें वहाँ पे कहते हैं स्टे करवाया, नहलाया धुलाया, ठीक है। नहलाने धुलाने के बाद उसके बाद उसने हमें अपने खुद हमें साथ लेके गया और टैक्सी में बिठा के हमें बस स्टेशन तक छोड़ा। बस स्टेशन में उसने इस्तांबुल की टिकट करवाई। टिकट करवा के हमें वहाँ पे कहा कि अब आप जा सकते हो। हमने उसको अलविदा किया और हम सीधा इस्तांबुल चले गए। जैसे ही हम इस्तांबुल चले गए, इस्तांबुल पहुँचे, उधर से दोबारा हमने टैक्सी ली। इस्तांबुल टर्मिनल पर जब हम उतरे, वहाँ से उतरने के बाद हमें टैक्सी वाले को बताया कि हमने कारादनीज मोहल्ले में जाना है। वो कारादनीज मोहल्ले के पास उसने हमें उतारा। उधर हम उतरे तो हमारे जो दोस्त आगे खड़े थे हमें वेलकम करने के लिए, हमें रिसीव करने के लिए, वो आए, उन्होंने हमें रिसीव किया और सीधा हमें अपने घर से ले गए जहाँ पे हमारी मंजिल थी, वहाँ पे हम ले गए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात तो ये है कि आप सबको बता दूं कि जब भी कोई नया लड़का पाकिस्तान से तुर्की आता है तो ये लोग क्या करते हैं, तुर्की में जो पहले से अफगानी होते हैं, कुछ पाकिस्तानी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेफ लगाते हैं। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी भाई नया इस वक्त जो तुर्की आ रहा है तो खुदारा कोई भी किसी पर भी यकीन ना करे, ना किसी की बात करे। कोई आपको कहेगा कि आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपका रब्ता करवाता हूँ, आप मेरे घर में स्टे कर लो, तो आप किसी के घर भी स्टे भी ना करें, किसी से रब्ता भी ना करें, किसी से मिलने की कोशिश भी ना करें, सिवाय उसके जो आपका दोस्त है, जो आपका कज़न है, जिसके पास आप जाना चाह रहे हो, ठीक है। क्यों? अगर आप किसी के घर चले गए, ये करते क्या हैं, जब आपको घर में ले जाते हैं, घर में लेके जाने के बाद आपसे कहते हैं कि अब आप घर से 2 लाख रुपए लगवाओ, 3 लाख रुपए लगवाओ, तब हम आपको छोड़ेंगे। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये फिर आपको गरम इसलिए करते हैं और आपके जिस्मों पे लगाते हैं, ये छुरी को गर्म करते हैं, आपके जिस्म में खुबा देते हैं। इस तरह से ये जुल्म करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, ठीक है, मजलूम पाकिस्तानियों के साथ। वो घर से पैसे मंगवाते हैं, जब पैसे देते हैं फिर ये छोड़ते हैं।
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी भाई जब आए बहुत मोहतात रहे, ठीक है। पहली बात तो ये इस तरह आए ना, ठीक है, कोई भाई भी इस तरह आने की कोशिश ना करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीज़ा लगवाएं, बाय एयर आप 1 लाख से 1.5 लाख में आ सकते हैं। बाय रोड आकर भी आपने इतने पैसे देने हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाय एयर, जहाँ पे आपने 1,30,000 लगाना है, 50,000 लगाना है बाय रोड का, तो आप 20-30 हज़ार और डाल के बाय एयर आ जाएँ और आप अपनी ज़िंदगी को भी महफूज रखें और आगे कहते हैं अपनी घर वालों की ज़िंदगी को भी महफूज रखें, उनको भी टेंशन में ना डालें। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब हमारा जो सफ़र है तुर्की के अंदर, तुर्की में हमने कितनी देर स्टे किया, तुर्की में हमने क्या काम किया, तुर्की में हम कहाँ कहाँ घूमे, ये हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।